Hello, logical evening to all of you. So, welcome to Great GK Festival. As you all know कि हम लोग इसमें लगातार जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस ले रहे हैं. ऑल्सो जी क्रैकर के थ्रू हम लोग मंथली बेसिस पे जनवरी से लेकर अगस्त तक क्वेश्चंस के थ्रू जो है टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन के थ्रू हम फैक्ट्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसका आज जी क्रैकर फाइनल है जनवरी का. आपको पता है हम रोज करते आ रहे हैं. आज जनवरी है. सो आप लोग देखिए, पार्टिसिपेट करिए. फटाफट अपन चलेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं करेंगे, एकदम जल्दी 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 क्वेश्चंस को जो है देखेंगे. और आप लोगों के पास वही 2 3 4 5 सेकंड का समय होगा जब आप उसमें अपना ऑप्शन कमेंट्स में लिखेंगे और फिर उसके बाद खुद को चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये सही है कि गलत है. राइट? इतनी क्लैरिटी है अपने को. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. आप लोग सब आए पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच. इतने दिन से आप बने हुए हो, कुडोस टू यू. आई होप आपने सबने कुछ तो सीखा होगा एटलीस्ट. तो अपन वही करेंगे. अपना फॉर्मेट 120 क्वेश्चंस का है, जिसमें 30 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है और 90 सिंगल लाइनर क्वेश्चंस है. तो क्लैट और ए लेट दोनों को अपन टारगेट करके उस पर्टिकुलर मंथ के जीके को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पर पहला पैसेज है, अपन चलते हैं. आप लोग फटाफट, जैसे ही आपको बीच में 5 7 सेकंड का समय मिले, फटाफट ऑप्शंस डालें, पार्टिसिपेट करें और अपने आप को क्रॉस चेक करें. सो पैसेज वन है, इसरो ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है स्पेस डॉकिंग. तो ये जनवरी की बात है जब उन्होंने सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया था. तो उसको लेके ये पैसेज है. हमको पता है कि ये स्पेस डॉकिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा और भी बहुत सारे स्पेस में जो है रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के हम मिशंस भेजेंगे. तो वहां पर स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो होना है, उसको हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है इस स्पेडेक्स मिशन से. तो वो सक्सेसफुल हुआ इंडिया. अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. विच लॉन्च व्हीकल इज यूज फॉर स्पेडेक्स मिशन. तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो स्पेस डॉकिंग मिशन है, स्पेडेक्स मिशन, इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है. तो पीएसएलवी, जीएसएलवी, फैल्कन या सोयूज. तो वो यूज हुआ है पीएसएलवी C-60. स्पेस डॉकिंग के लिए ये लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है. ठीक है. इसरो ने पीएसएलवी C-60 यूज किया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है. नेक्स्ट, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं. पीएसएलवी को क्या बोलते हैं? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. पीएसएलवी को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं. ठीक है. और वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं. बट हमारा जो सबसे पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल है वो है जीएसएलवी. ठीक है. हमने पढ़ा हुआ है कि हमने स्टार्ट किया था साउंडिंग रॉकेट, उसके बाद एसएलवी, फिर हम एएसएलवी डेवलप किया, फिर पीएसएलवी डेवलप किया, फिर हमने डेवलप किया जीएसएलवी. आज हमारे पास एसएसएलवी भी डेवलप हुआ है और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर भी हमने डेवलप किया. ऑल्सो अब हमने न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी डेवलप किया है. तो लगभग इतने सारे लॉन्च व्हीकल्स हमने डेवलप किए और इनके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं. राइट. नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन रिडक्टेड बाय एक्स इन द पैसेज. तो एक्स कहां पर लिखा हुआ है? टू स्मॉल डैश मतलब एक्स के जी सैटेलाइट्स वर ब्रॉड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. तो जो डॉकिंग करी है वो कितने वेट की सैटेलाइट्स की डॉकिंग करी है? तो वो हमने करी है 220 kg की. इसको ऐसे याद रख लो कि 2 सैटेलाइट्स को साथ में जोड़ा है या डॉक किया है, तो 220 उसका वेट है. ठीक है. नेक्स्ट, विच प्राइवेट कंपनी कोलैबोरेटेड विद इसरो फॉर स्पेडेक्स मिशन. सो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया था स्पेडेक्स में? आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया या इंडियन प्राइवेट कंपनीज का स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ना. तो इसमें इसरो का बहुत बड़ा रोल होगा. वो एज अ लीडर, एज अ प्रोवाइडर प्ले करेगा, ताकि जितना रिसर्च और डेवलपमेंट इसरो ने किया है वो शेयर कर पाए अपना एक्सपीरियंस कंपनी के साथ, और कंपनी को एक हेड स्टार्ट मिले, प्राइवेट सेक्टर को हमारे एक हेड स्टार्ट मिले स्पेस की एरिया में बढ़ने के लिए. आपको पता ही है इन स्पेस एजेंसी, एनएसआईएल और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, ये तीनों हमारी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, ये तीनों हमारी कमर्शियल आर्म्स हैं इसरो की. ठीक है. तो स्पेडेक्स मिशन में जिसने कोलैबोरेट किया वो है अनंत टेक्नोलॉजीज. किसने किया है? अनंत टेक्नोलॉजीज जो इंडस्ट्री है उसने किया है. वो लीडिंग प्लेयर है इन इंडिया स्पेस इंडस्ट्री. हैदराबाद में ये प्लेस्ड है अनंत टेक्नोलॉजीज, और इसने इसरो के साथ मिलकर काम किया है स्पेडेक्स पे. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉकिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो फॉर स्पेडेक्स मिशन. तो डॉकिंग सिस्टम जो हमने डेवलप किया है स्पेडेक्स मिशन के लिए, वो डॉकिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो वो डॉकिंग सिस्टम का नाम है भारतीय डॉकिंग
सिस्टम, भारतीय डॉकिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, इंडिया मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली अचीव स्पेस डॉकिंग। तो एक तो चीज यहाँ पर अपन कौन सी कंट्री बने, सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग के फोर्थ कंट्री बने हैं। विच थ्री कंट्रीज हैड अचीव्ड दिस बिफोर इंडिया? तो इंडिया के अलावा जो तीन कंट्रीज है वो है यूएसए, रशिया है और है चाइना। और अब चौथा कौन हो गया है? इंडिया। इन लोगों ने अभी तक सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग कर लिया। आप सोचो, अभी जापान ने भी नहीं करी है, कैनेडियन नेशनल स्पेस एजेंसी ने भी नहीं करी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नहीं करी। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया जो चौथा आदमी बना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? अब ये लड्डू है आपके लिए, ऐसे लड्डू बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं। तो इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का नाम क्या है, जो हम 2019 से प्लान करें, 22, 25, 24, अभी वो 27 में प्लान है जाने को, उसका नाम है गगनयान। ठीक है। नेक्स्ट, पैसेज नंबर 2, जनवरी 1 2025 पाकिस्तान ने अज्यूम करी है नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। तो आपको पता है कि यूएन के 6 ऑर्गन्स है, जिसमें से 5 ऑर्गन्स अभी वर्किंग है। तो उसमें से एक ऑर्गन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 तो हो गए परमानेंट, ठीक है, जिन्होंने यूएन बनाया था, जो फैब्रिक या जो अलाइड पावर का हिस्सा थे। और बचे हुए 10 नॉन परमानेंट हैं, जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं यूएनजीएसी। इस बार ही इलेक्ट हुआ है पाकिस्तान एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो अब पैसेज को समझते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूएनएससी। तो बोल रहा है यूएनएससी इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। 6 बोल लो, 5 बोल लो, क्योंकि टोटल जो जब यूएन आया था तब 6 थे। अभी के रेफरेंस में अगर यहाँ स्टेटमेंट आएगी अमंग 5, तो अभी 5 वर्किंग है, एक डिसकंटिन्यू हो गया, तो 6 हो चाहे 5 हो, दोनों एक बात है। तो यूएनएससी इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 100% सही है ये। यूएनएससी हैज 10 परमानेंट मेंबर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट तो सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से? फ्रांस, यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये ही है परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सर्व एज द नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर इन 2025? तो नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर जो इलेक्ट हुए, इसमें से अभी इनमें से कौन है जो फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है? तो वो है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक पहले था, अभी मोजाम्बिक बाहर गया है, उसका टेन्योर खत्म हुआ है, तो अभी मोजाम्बिक नॉन परमानेंट मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है। अभी जो इलेक्ट हुए हैं वो हैं डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। फिलहाल ये 5 इलेक्ट हुए हैं। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन लोकेटेड? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और ये सब गए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की बात हुई। तो ओआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेड्डा, सऊदी अरेबिया में है। जेड्डा, सऊदी अरेबिया में ओआईसी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ ओआईसी? तो ये पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो जेड्डा में हेडक्वार्टर्ड है, उसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो वो है 5757 मेंबर्स हैं। याद रखना, इंडिया तो ऑब्वियसली इसमें होगा नहीं, तो ओआईसी 57 मेंबर्स हैं। ठीक है, ओआईसी में। और ओआईसी बना कब था? 1969। तो क्या क्या चीजें पता है अपने को ओआईसी के बारे में? एक तो ओआईसी में 57 मेंबर्स हैं, 1969 में बना था, और ये हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर्ड है जेड्डा में। ठीक है। नेक्स्ट, how many non-permanent seats are allocated to Latin America and Caribbean states in the UN Security Council? तो UN Security Council के जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें अलग अलग रीजन्स को सीटें देके रखी, ताकि हर रीजन से जो है रिप्रेजेंटेशन आ जाए। ऐसा ना हो कि अगर हम रीजन स्पेसिफिक सीट फिक्स नहीं करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप के ही सारे लोग इलेक्ट हो गए नॉन परमानेंट, या किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के ही हो गए, तो वहां ऐसी गड़बड़ ना हो, इसलिए जगह जगह हर एक एरिया का हमने सीट डिक्लेयर कर रखा है। तो उसमें से लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स को 2 नॉन परमानेंट सीट्स अलोकेटेड की हुई हैं। ठीक है, 2 नॉन परमानेंट सीट्स। ईस्टर्न यूरोपियन को कितनी एलोकेट करी हुई है? एक। 2 करी हुई है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट को, 2 करी हुई है वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स को। ठीक है ना, और 5 कर रखी है फॉर अफ्रीका और एशियन स्टेट्स। ठीक है।
Next, India and Pakistan have ruled out bilateral talks between Jaishankar and Ishaq Dar. Ishaq Dar at SCO heads of the government summit. Which country became the ninth member of the SCO? तो ये इशाक दार से पता कर लो या नाइन्थ से पता कर लो, तो नाइन्थ मेंबर कौन है? ईरान है। ठीक है। टेंथ कौन है? तो टेंथ है बेलारूस। टेंथ मेंबर है बेलारूस। नाइन्थ मेंबर कौन है? ईरान। ठीक है। नेक्स्ट, और बाकी एससीओ के अपन ने कैसे याद कर रखे थे? KKR ICU टिप। ठीक है। KKR ICU टिप, इसका निमोनिक कर रखा था अपन ने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, फिर इंडिया। ठीक है, इंडिया, फिर C फॉर चाइना, U फॉर उज्बेकिस्तान एंड T फॉर तजिकिस्तान है, I फॉर ईरान। ठीक है, एंड P फॉर पाकिस्तान। ये इसका निमोनिक बना के रखा हमने। और एक है बेलारूस जो लेटेस्ट, जो याद रहता ही है। तो ऐसे 10 मेंबर्स हैं किसके? एससीओ के। नेक्स्ट, पैसेज नंबर 3, इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेके है ये, है ना। इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेके है, जो फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में एक बड़ा इशू है। उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एक जो स्कीम आई थी इलेक्टोरल ट्रस्ट की, उसको लेके एसबीआई को जकड़ा था और उससे रिपोर्ट मांगी थी। सो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट पे है पैसेज, समझते हैं अपन। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम कब इनिशिएट हुई थी, ये क्वेश्चन है। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम कब इनिशिएट हुई थी? तो वो इनिशिएट हुई थी 2013 में। कब इनिशिएट हुई थी इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम? ये हुई थी 2013 में। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट आर इलेक्टोरल ट्रस्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड? तो जितने भी इलेक्टोरल ट्रस्ट है, वो कौन से एक्ट में इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट? तो वो रजिस्टर होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। कंपनीज एक्ट 1956 में। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला बोल रहा है द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 2018 बजट। तो ये गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 बजट में तो अनाउंस नहीं हुई थी। फिर बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स एम एट ब्रिंगिंग क्लीन मनी एंड ट्रांसपेरेंसी इनटू सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। अब देखो, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात बोल रहा है कि ऑब्वियसली इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे तो उसका ट्रांसपेरेंसी तो रहेगा ही। फिर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बी परचेज्ड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। मतलब आंसर इसका सी है, क्योंकि ये स्कीम 2018 में नहीं, कब आई थी? 2017 के बजट में अनाउंस हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। और इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम कब आई थी? वो आई थी 2013 में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी आदमी, किसी कंपनी ने खरीदा है जिससे पॉलिटिकल फंडिंग जानी है पार्टीज को, तो कितने दिन में ये वैलिडिटी पीरियड लगेगा उस बॉन्ड का, कि वो जो बॉन्ड खरीदे गए वो बॉन्ड अप्लाई करे पॉलिटिकल पार्टी और उसके लिए पैसे मिले। तो वो दिया हुआ है मेच्योरिटी पीरियड सिर्फ 15 दिन का, या वैलिडिटी पीरियड सिर्फ 15 दिन का। इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के लिए वैलिडेट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, एंड नो पेमेंट शैल बी मेड बाय एनी पेई पॉलिटिकल पार्टी इफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फिर पेमेंट नहीं करी जाएगी 15 दिन के बाद, अगर वो मांगेंगे बॉन्ड के थ्रू तो। नेक्स्ट, विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर द इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ये वही बात है जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। एसबीआई को गला पकड़ा था कि ट्रांसपेरेंसी लाने की आप बात कर रहे हो, और उसमें ये बोला है कि किसने पैसे दिए वो डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, नाम ही डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा ट्रांसपेरेंसी किस बात की हुई? जब आपने आरटीआई ही उसमें मना कर दिया कि आरटीआई नहीं लगेगा इस स्कीम में, तो फिर ट्रांसपेरेंसी किस बात की है? तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था? वो केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो अब ये पूछ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात है, तो पहली चीफ वुमेन इलेक्शन कमिश्नर कौन रही है इंडिया की? वो रही हैं वी एस रामा देवी। वी एस रामा देवी। ठीक है। सो नेक्स्ट, इवन इसमें जो ऑप्शंस थे आप देखो, इसमें से प्रतिभा पाटिल जी पहली विमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की। मीरा कुमार जी पहली लोकसभा स्पीकर थी, मतलब पहली विमेन लोकसभा स्पीकर, ये पहली विमेन
प्रेसिडेंट, वीएस रामा देवी पहली विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, ठीक है। और निर्मला सीतारमन पॉलिटिशियंस है बीजेपी की, आपको पता है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है वो। नेक्स्ट, पैसेज नंबर 4 पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम को लेके है, is a significant initiative aimed at empowering women representatives from scheduled tribes across India. This program was inaugurated to commemorate the 150th birthday of renowned tribal leader. ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस को देखते हैं। Who inaugurated the पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम? तो ये किसने इनॉग्रेट किया था पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम? ये इनॉग्रेट किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने, पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कमेमोरेट्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर? तो कौन से ट्राइबल लीडर की बर्थ एनिवर्सरी थी जिस दिन पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लॉन्च किया गया? तो वो ट्राइबल लीडर हैं बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है, जिनको अब हम बुलाते हैं भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। उनके ही कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लॉन्च किया। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम? तो एक तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट हो गया, ठीक है, एक हो गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये तीनों ही डिपार्टमेंट थे या तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने लॉन्च किया पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम। नेक्स्ट, which constitutional amendments are associated with women's reservation in local governance? तो लोकल गवर्नेंस को लेके विमेन को रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आपको पता है इस बारे में कि आर्टिकल 243 के अंडर है ना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, इसमें भी विमेन्स के लिए, ठीक है, ठीक है। 243 डी रिजर्वेशन होता है ना। तो ये दोनों अमेंडमेंट में, चाहे वो विलेज पंचायत हो या फिर वो नगर निगम से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वहां पर विमेन को रिजर्वेशन दिया गया। नेक्स्ट, और 1/3 रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था। एटलीस्ट कितना रिजर्वेशन? 1/3 रिजर्वेशन। कुछ कुछ स्टेट्स ने हालांकि खुद से 1/3 की जगह 50% रिजर्वेशन दे के रखा है पंचायत में अपने यहाँ विमेन को, ठीक है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडाज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज? तो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को और किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो उनका इनमें से नाम है जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट चले अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो कौन सा आर्टिकल है जो शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइंस करता है? सी, आर्टिकल 342 में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे वो दिया हुआ है, और एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 366(25) में, और एससी की डेफिनेशन दी हुई है 366 सब क्लॉज 24 में, ठीक है, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट, पैसेज नंबर 5, रिसेंटली डैश रिलीज द 6th लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट? तो कौन रिलीज करता है ये लॉजिस्टिक? यही पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। तो इसमें जो नंबर 1 था वो ये था कि कौन रिलीज करता है लीड्स इंडेक्स को? तो लीड्स इंडेक्स को या लॉजिस्टिक ईज वाले इंडेक्स को डिक्लेयर करते कौन निकालता है? तो वो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉजिस्टिक ईज एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स was introduced in the लीड्स 2024 रिपोर्ट? कौन कौन से पिलर्स है, नहीं, इनमें से कौन सा पिलर है जो 24 की रिपोर्ट में नया पिलर बना है लीड्स रिपोर्ट में? तो वो पिलर है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स, ठीक है। अब ये याद रखना कि अब नया एक पिलर आया है वो भी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, तो वो है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, which states are categorized as achievers among the coastal states in the Leads 24 report? तो कौन से states हैं जो achievers की कैटेगरी में आ गए कोस्टल states? तो वो हैं
गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एक्सपांशन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक मार्केट? तो इंडिया के लॉजिस्टिक मार्केट का, लॉजिस्टिक मार्केट वही होता है जो आप सप्लाई चेन की बात करते हो, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम होते हैं, इस सेक्टर को बोलते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर। इस लॉजिस्टिक सेक्टर का इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कितना प्रोजेक्टेड एक्सपांशन है बाय फाइनेंशियल ईयर 27, वो है $591 बिलियन। इतना एक्सपांशन होगा इसका अगले 2 साल में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट एज पर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022? एक चीज तो याद रखना कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब आई है, रिसेंट वाली 2022 में आई है। इस पॉलिसी में टारगेट दिया है कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, स्टोर, मैनेज, इस करने का जो कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट रिड्यूस होगा। उसको हमें रिड्यूस करना है, उसका टारगेट क्या रखा है, तो उसको हम रिड्यूस करेंगे 8 to 9% ऑफ जीडीपी से रिड्यूस करने का टारगेट रखा है इस पॉलिसी में। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी की पिलर्स। एक तो हमने देखा था कि नया जुड़ा है सस्टेनेबल, है ना, लॉजिस्टिक्स सस्टेनेबल। तो अभी कितने टोटल की पिलर हो गए हैं, तो वो हुए हैं 4 की पिलर्स। कितने हो गए? 4 की पिलर्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। ये 4 पिलर अब हो गए। नेक्स्ट तो हमने खत्म कर लिए अब हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स स्टेटमेंट या सिंगल लाइनर्स। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलना चाह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको पता है कि हमारे यहाँ ये जो बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी रिसर्च है या जितनी भी उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, वो काम करना ह्यूमन राइट कमीशन का है। तो इस ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन है? तो इसके नए चेयरपर्सन है जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। हु सॉरी विच रीजन रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इलेक्टर्स इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस? सो ये जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इसमें कौन से रीजन ने हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इलेक्टर्स जो है रिकॉर्ड किए? तो वो है पुडुचेरी। कहां पर सबसे ज्यादा विमेन इलेक्टर्स? पुडुचेरी में। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन? तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप कौन सी कंट्री ने अनवील किया? तो ऑब्वियस सी बात है, हाई स्पीड ट्रेन में अभी जो नाम सुनने को मिलता है हमें वो है चाइना का, कि चाइना ने ही अभी सबसे ज्यादा हाई स्पीड या सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो बनाने की क्लेम किया है। और उसमें बोला कि 450 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी स्पीड गई ड्यूरिंग टेस्टिंग। मतलब लगभग इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 400 किलोमीटर तो रह ही जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सेट अप द महाभारत वाटिका फॉर प्लांट कंजर्वेशन? तो प्लांट कंजर्वेशन के लिए महाभारत वाटिका ये कौन से स्टेट ने सेटअप किया है? हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सेटअप किया है महाभारत वाटिका। ठीक है। नेक्स्ट, which Indian state unveiled India's first glass sea bridge connecting the Tiruvalluvar statue and Vivekanand Rock Memorial? तो कौन से स्टेट ने पहला ग्लास सी ब्रिज कनेक्ट किया तिरुवालुवार स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बीच में? तो वो स्टेट है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड 18th सूर्य किरण, देखो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, एक साल इंडिया में होती है, एक साल नेपाल में होती है।
तो ये जो 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो हुई है नेपाल के रूपंदेही। कहाँ पर हुई है? नेपाल के रूपंदेही जगह पर हुई है, और वो है रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट और सलझंडी, सलझंडी प्लेस पे हुई है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द सीईओ ऑफ UIDAI while continuing as एडिशनल सेक्रेटरी इन माइटी? तो किसने चार्ज अज्यूम किया है सीईओ ऑफ यूआईडीआई, है ना? तो इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। तो इसके नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार, ठीक है, जो एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल डे बी सेलिब्रेटेड? तो पहला लोकपाल डे अभी हमने 2025 में चालू किया बनाना, तो पहला लोकपाल दिवस। और लोकपाल आपको पता है, लोकपाल मतलब ऑम्बड्समैन, जो कि जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उन एग्जीक्यूटिव्स के लिए एंटी करप्शन अथॉरिटी या ओम्बड्समैन जो है वो है लोकपाल। तो लोकपाल दिवस हम मनाते हैं 16 जनवरी को, 16 जनवरी। नेक्स्ट, which satellite is ISRO set to launch to enable direct smartphone voice calls from space? तो डायरेक्ट इसरो इसरो बनाना चाह रहा है, डायरेक्ट वॉइस कॉल के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहा है। वो कौन सी सैटेलाइट है? तो वो है ब्लू बर्ड सैटेलाइट। हमें ये पता है कि स्टारलिंक तो इलॉन मस्क की है, स्पेस एक्स की, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट देगी, ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है। तो इसरो ने बनाई है ब्लू बर्ड सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट से वॉइस कॉल सपोर्ट करने की बात करेगी। नेक्स्ट, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? ये हमने देखो थोड़े दिन पहले इसका पैसेज सॉल्व किया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। मेजर ध्यानचंद जो थे वो हमारे हॉकी के जादूगर कहलाते थे। उन्होंने इंडिया को हॉकी में बहुत सारे मेडल्स ओलंपिक्स में दिलाए। उनके ही नाम पे अवार्ड है, हाईएस्ट हमारा स्पोर्ट अवार्ड है या स्पोर्ट ऑनर है। तो वो अभी 2024 में इनमें से किसको दिया गया है? तो वो थे हरमनप्रीत सिंह, हॉकी से जो है हरमनप्रीत सिंह। तो 2024 के लिए गुकेश को चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को शूटिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट इसको हैंड ओवर करते हैं इस अवार्ड को। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिवैम्ड बांक नेट ई ऑक्शन पोर्टल? तो बांक नेट क्वेश्चन अपन ने किया एक दो बार पहले भी। बांक नेट ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। बांक नेट जो ई ऑक्शन पोर्टल मिलिट्री ऑफ फाइनेंस करेगी उसको, ठीक है। ये पोर्टल क्या करता है? ये कंसोलिडेट करता है सारे ई ऑक्शन लिस्टिंग को फ्रॉम ऑल द पीएसबीज इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसका मेन काम रहता है कि डिस्ट्रेस्ड एसेट्स की रिकवरी को इनहेंस करना है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बूस्ट करना है। नेक्स्ट, विच स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड यूएचएफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाया स्वेच्छा सेट ऑन इसरो पोम 4 प्लेटफॉर्म? तो कौन सा स्टार्टअप है जिसने सक्सेसफुली यूएचएफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट करी है? तो वो स्टार्टअप है एन स्पेस टेक। कौन सा है? एन स्पेस टेक, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई? तो आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के लिए ये जरूरी अथॉरिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बने थे? वो बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री। कौन बने हैं? आशुतोष अग्निहोत्री। ये 1965 में बना था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1964 में इसका एफसीआई एक्ट आया था, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर ये एफसीआई मैनेज होता है। इसका मेन काम है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करना फूड ग्रेन्स का। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग लेड बाय पीएम मोदी? तो न्यू सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी नया हेडक्वार्टर का फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने कहां पर बनाया? तो वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च? तो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम ही रहा है, जिसने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा अचीव किया है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम रहा है और पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर भी सिक्किम ही है।
सिक्किम ही है। ठीक है, तो सिक्किम में सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। और सिक्किम ऑलरेडी मैंने जो आपको बोला था फेमस है अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो आइडियल लोकेशन होगी इस इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट, विच लोकेशन इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन एंड वाटर सेंसस। तो कहां पर इंडिया का पहला कोस्ट लाइन एंड वाटर सेंसस हो रहा है? गिर में, सुंदरबन में, केवलादेव में, या मरीन नेशनल पार्क में? तो वो हो रहा है मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में ये हो रहा है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में ये हो रहा है, और गुजरात इसको कंडक्ट कर रहा है, इंडिया का पहला कोस्ट लाइन एंड वाटर सेंसस। ठीक है, वाडेर क्या है? एक बर्ड लाइक ऐसे क्रैब फ्लावर है ना? तो वाडेर बर्ड है मतलब, और इसको क्या पसंद है? इसको क्रैब्स वगैरह ये सब पसंद है। बर्ड, एक तरीके की बर्ड है ये वाडेर। तो इनका सेंसस और ये इंडियन कोस्ट लाइन ये सब कौन कर रहा है? गुजरात। और कहाँ पर कर रहे हैं? तो मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जामनगर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियाज करंट रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क जहां जहां है वहां पर इंडिया की क्या रैंक है? तो मेट्रो नेटवर्क में अब इंडिया की रैंक है थर्ड। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। ठीक है, और इसमें लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो सर्विसेज आ चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has announced on February 5 for the Delhi Assembly election. How many seats are there for Delhi Assembly elections? तो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में टोटल कितनी सीट है? ठीक है, तो वो टोटल है 70 सीट्स। और दिल्ली को आर्टिकल एक स्पेशल जो है, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेट, एक स्पेशल यूटी का दर्जा देके हमने यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली डाली थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली डाली थी, राइट? तो वो आर्टिकल जो था वो था 269 ए जिसमें अपन ने स्पेशल इसको असेंबली दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम Which country has officially become a full member of BRICS as announced by Brazil? यही मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। ये 239 जो पहले पहले लिखा था, 239 डबल ए से स्पेशल जो है उसको मिली है। 239 डबल ए से, आई बैग योर पार्डन, इट इज 239 डबल ए जिससे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। सो विच कंट्री has ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स एज अनाउंस्ड बाय ब्राजील इन जनवरी 2025? तो कौन सी कंट्री है जो जनवरी में ऑफिशियल ब्रिक्स का फुल मेंबर बन गई? तो वो है इंडोनेशिया। कौन बना फुल मेंबर? इंडोनेशिया जनवरी 2025 में फुल मेंबर बना है, ब्रिक्स के एक्सपांशन का हिस्सा है। ब्रिक्स के बारे में आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2009 में ये एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स। उसके बाद आज ब्रिक्स के टोटल मेंबर्स हो गए 10। ठीक है, तो उसमें से जो लेटेस्ट है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट। हु सक्सीडेड एस सोमनाथ एज चेयरमैन ऑफ इसरो? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, जो कि डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। इसके नए चेयरमैन कौन है? वो है वी नारायणन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जेड मोर टनल इज अ और आर करेक्ट? तो जेड मोर टनल एक 6.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है दैट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू सोनमर्ग। इट इज अ 2 लेन टनल लोकेटेड इन द गांडेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि ये जो जेड मोर टनल है ये 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, रोड टनल है, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी सोनमर्ग तक के लिए। और इसमें 2 लेन टनल है जो कि गांडेरबाल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अंडर में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च द गरुड़ दक्षी ऑनलाइन FIR, गरुड़ दक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम टू रिपोर्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो इसमें से केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में से किसने ये ऑनलाइन FIR सिस्टम लॉन्च किया वाइल्ड क्राइम के लिए? तो वो है कर्नाटका। कौन है? कर्नाटका।
तो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गरुदाक्षी पोर्टल ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ऑफेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन, माउंट ईबू विच रिसेंटली इरप्टेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट ईबू जो अभी इरप्ट हुआ है वॉल्केनो, वो कौन सी कंट्री में है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया या थाईलैंड? वो है इंडोनेशिया में। ठीक है, जैसे माउंट लेवोटाबी लाकी लाकी है, वैसे ही ये इंडोनेशिया में माउंट ईबू है। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपको पता है कि इंडिया को क्लीनर टेक्नोलॉजी जाना है, तो हमने ये मिशन रखा है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन तक हर साल अपन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाए, इतनी कैपेसिटी अपन बनाना चाहते हैं 2030 तक। ठीक है, तो इसके अंडर इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना है? तो वो बनाया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, कहां पर बना है? विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, उसमें टारगेट देखा गया है 1500 टन पर डे ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड 7500 टन पर डे ऑफ ग्रीन डेरिवेटिव्स बनाने का बोला। नेक्स्ट, विच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इज सिक्स्थ। तो देखो, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हमने रशिया से ली थी, और उसी के मॉडल पे हम डीआरडीओ जो है वो 6 सबमरीन बनाने वाला था खुद के यहाँ। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो 6 की 6 सबमरीन आ गई, उसमें जो सिक्स्थ सबमरीन है जो कि अभी अभी डिलीवर हुई है प्रोजेक्ट P-75 के अंडर, उसका नाम है वागशीर। क्या नाम है? वागशीर। ठीक है, वागशीर उसका नाम है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हिंदी डे की बात हुई है, तो ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं अपन। कितनी तारीख को? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मेन एम रहता है अवेयरनेस फैलाना दुनिया भर में, या फिर प्रमोट करना हिंदी को। ठीक है, इसलिए हम वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को बनाते हैं। और 10 जनवरी को इसलिए बनाते हैं, क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हमने 75 से बनाना चालू कर दी 10 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट द यूएन कमिटी ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर स्टैटिस्टिक्स। सो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूएन कमिटी ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर स्टैटिस्टिक्स? तो वो है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली यूएन की कमिटी ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन करी है, जिसका मेन हमारे को ये काम है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर यूजिंग बिग डेटा इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इंडिया जब डेटा को लेके थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है और डेटा को लेके थोड़ा सा हम अवेयर हो रहे हैं, तो इंडिया का डेटा इनोवेशन लैब जो है, अब वो पायनियर कर रहा है इस इनिशिएटिव को, जो फोकस करेगा अल्टरनेट डेटा सोर्सेज पे फॉर स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर होती है जब आप डेटा से इक्विप होते हो। ठीक है, नेक्स्ट, what is the name of the first orbital rocket launched by Jeff Bezos company the Blue Origin? तो पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया जेफ बेजोस ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यू ग्लेन। क्या नाम है? न्यू ग्लेन। ठीक है, जेफ बेजोस ने जो लॉन्च किया है ऑर्बिटल रॉकेट पहला, उसका नाम है न्यू ग्लेन, और उसको लॉन्च किया है केप कार्निवाल, जो कि इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है हिम कवच करके एक कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम है फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, वाज अनवील्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो जो हमारे नॉर्दर्न फ्लैंक्स में, हिमालयाज में या ग्लेशियर में जो हमारी आर्मी है या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो लोग वहां पर हार्श कंडीशन में काम करते हैं, तो उनके लिए हिम कवच करके एक क्लोथिंग जो है, वेदर क्लोथिंग जो है वहां पर अभी लॉन्च की गई है, जिसमें अलग अलग लेयर्स रहते हैं ताकि आपको ठंड कम लगे, और आपकी मोबिलिटी भी अफेक्ट ना हो, और आपको ठंड भी कम लगे, थोड़े से ह्यूमन कंडीशन रहे। तो वो डेवलप करी है डीआरडीओ ने। किसने करी है? डीआरडीओ ने। ठीक है, उसमें आप देखो कि फंक्शनल टेम्परेचर लगभग +20 से -60 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल लेगा हिम कवच। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल पीएम मोदी अटेंड द एआई एक्शन समिट फोकसिंग ऑन ग्लोबल एआई इनोवेशन गवर्नेंस? तो हमें पता है एआई एक्शन समिट तब से बात हो रही थी, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने अलग अलग जगह देखा है। एआई एक्शन समिट जो इस बार होने वाली थी वो थी पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर थी? पेरिस फ्रांस में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड करी एआई समिट पेरिस फ्रांस में, और ये अनाउंस की गई थी इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा। ठीक है, इसमें मेन काम ये रहेगा कि इंटरनेशनल डायलॉग होगा एआई पे, जिसमें पार्टिसिपेशन आएगा बड़े बड़े नेशन लाइक यूएस, चाइना, इंडिया, गल्फ की कंट्रीज रहेंगी। तो एआई के डेवलपमेंट और रेगुलेशन को लेके ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने वाली है पेरिस में, ठीक। नेक्स्ट है विच टू कंट्रीज विल सेलिब्रेट द ईयर 2026 एज अ डुअल ईयर फोकसिंग ऑन कल्चर टूरिज्म एंड एआई कोलैबोरेशन। एआई कोलैबोरेशन कल्चर टूरिज्म को लेके डुअल ईयर किसने किया है इंडिया के साथ? स्पेन, जापान, जर्मनी या फ्रांस? तो वो है स्पेन ने। किसने किया है? स्पेन ने, ठीक है। और ये किसने अनाउंस किया है ये डुअल ईयर? ये जयशंकर साहब ने अनाउंस किया था, ठीक है। जयशंकर साहब जब ऑफिशियल विजिट पे थे स्पेन में। नेक्स्ट, which app was launched by Defense Minister Rajnath Singh during the 77th Army Day celebrations to promote battlefield tourism? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 77th आर्मी डे पे बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए? अब टूरिज्म की बात है तो वो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सो डिफेंस मिनिस्टर ने ये भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है 77th आर्मी डे पे पुणे पे। ऐप का मेन काम या ऐप डेवलप करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और टूरिज्म ने मिलके, और इसका मेन काम रहेगा मिलिट्री टूरिज्म या इंडिया के आइकॉनिक बैटलफील्ड जो है वो विजिट कराना, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी हैज लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? तो दुनिया की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी बनने के लिए क्लाइमेट मिशन किस सिटी ने लॉन्च किया है? तो वो है इंदौर ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? इंदौर, मध्य प्रदेश ने। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया इंदौर क्लाइमेट मिशन ताकि वो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी बन पाए। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी सीड्स इन स्पेस अंडर क्रॉप्स वन मिशन? तो जो क्रॉप्स वन मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हुई थी, तो वहां पर कौन से स्पेस एजेंसी ने ब्लैक आइड पी को जो है जर्मिनेट करके सक्सेसफुली दिखाया स्पेस में? तो वो है हमारा प्यारा इसरो, ठीक है। किसने किया है? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड एआई ड्रिवन पार्टनरशिप विद इंडियाज एआई मिशन? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है एआई ड्रिवन पार्टनरशिप विद इंडियाज एआई मिशन? तो वो अनाउंस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने अनाउंस किया एक पार्टनरशिप विद इंडियाज एआई मिशन टू अपस्किल 5 लाख पीपल, टू अपस्किल 5 लाख पीपल एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय 2026। तो ये हमारे लिए काम की चीज रहेगी एआई के सेक्शन में पर्टिकुलरली। नेक्स्ट, विच मिशन बाय डिजी अंट्रा एम्स टू इनहेंस इंडिया स्पेस डोमेन अवेयरनेस विथ प्रिसाइज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड इमेजिंग इन द लो अर्थ ऑर्बिट? तो इनमें से कौन सा मिशन है डिजी अंट्रा का जो स्पेस डोमेन अवेयरनेस फैलाएगा? वो है स्कॉट मिशन। क्या नाम है वो डिजी अंट्रा के मिशन का? स्कॉट मिशन, ठीक है। स्कॉट मिशन जो है वो ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश करेगा कम्युनिकेशन के लिए विद स्टेबल ऑपरेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स रिसेंटली आउटलाइंड बाय इंडिया टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज विद यूरोपियन यूनियन? तो कौन से की प्रिंसिपल्स हैं रिसेंटली आउटलाइन करे इंडिया ने जो बूस्ट करेंगे इकोनॉमिक टाइज विद यूरोपियन यूनियन? तो वह है टू डेवलप रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड सिक्योर क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ऑन विच डे इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के बारे में आपको पता है कि एनडीआरएफ हमारे जहां जहां डिजास्टर होते हैं वहां पर फर्स्ट इन लाइन या फर्स्ट इन फोर्स टू रिएक्ट होती है एनडीआरएफ। तो ये एनडीआरएफ का रेजिंग डे मनाते हैं 19 जनवरी को। कब बनाते हैं? 19 जनवरी को। ये एनडीआरएफ 19 जनवरी को बनी थी 2006 में, ठीक है। इसलिए इसका रेजिंग डे अपन कब बनाते हैं? 19 जनवरी को बनाते हैं। ये एनडीआरएफ की अभी कोई खुद की फोर्स तो नहीं है एनडीआरएफ, इसमें डेपुटेशन पे जाती हैं बटालियन जैसे बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, ये लोग सब जाते हैं एनडीआरएफ में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय श्री अमिताभ कांत अबाउट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड समिट? तो आपको पता है 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर बहुत समिट्स हुई थी, तो उसको लेके अमिताभ कांत ने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। उसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द बोथ मेन एंड वुमेन्स इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो आपको पता है जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें कौन सी टीम है जिसकी दोनों मैन और वुमेन
दोनों लोग जो है इस वर्ल्ड कप को जीत गए, तो वो है इंडिया। ठीक है, खो खो इंडिया में बहुत प्रचलित है, स्कूल्स में बहुत ज्यादा हमने खेला भी है, तो इंडिया जीता है इसको। ठीक है, इनॉग्रल खो खो कप दोनों टीमें इंडिया जीती हैं, है ना। नेक्स्ट, which organization partnered with Ministry of Electronics and Information Technology to conduct AI readiness assessment in India? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एआई रेडीनेस असेसमेंट इंडिया में जो है लाने की बात करी? ये तो वो है ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम has recently released the global cyber security outlook 2025 report. Where is the headquarters of वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? अब ये लड्डू हो गया स्टैटिक का, कि अपने को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो सिंपल है, हमको याद है जेनेवा स्विट्जरलैंड उसका हेडक्वार्टर है। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना था। क्लाउस स्क्वाब इसके जो है फाउंडिंग चेयरमैन थे या फाउंडिंग सीईओ थे, और ये एक पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लीडर्स को एंगेज करता है अलग अलग एरियाज से। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? तो सीआरपीएफ आपको पता है वन अमंग द 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि ज्यादातर जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उस पे ये क्या करता है, उस पे एक्ट करता है, लाइक नक्सल एरियाज, और यहाँ पर ये सीआरपीएफ एक्ट करती है। तो ये सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच डेट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली to highlight the importance of empowering and protecting girl children and the unique challenges faced by girls while raising awareness about the need to combat discrimination? तो हमारा जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये क्वेश्चन है। जनवरी 21, 22 फेब, 23 मार्च या 24 जनवरी? तो हम इसको बनाते हैं 24 जनवरी को, 24 जनवरी को हम इसको बनाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government signed an MOU with Skyroot Aerospace to set up an integrated private rocket manufacturing इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्काईरूट एरोस्पेस ने एक एक टेस्टिंग फैसिलिटी या एक रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च करने के लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, what is the name of the special exercise started by BSF to thwart infiltration attempts during winter on the Indo-Pak border in जैसलमेर? तो बहुत ज्यादा विंटर्स में इन्फिल्ट्रेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, पर्टिकुलरली राजस्थान में बहुत तेज तेज और बहुत ठंड रहती है, सर्द हवाएं चलती हैं, इसलिए जो ऑपरेशन भी रखा है उसका नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which initiative was launched by the Ministry of Tourism to encourage the Indian diaspora to promote the Incredible India campaign as highlighted during the ministry's participation in IFEMA travel fair in Madrid, Spain? तो मैड्रिड स्पेन में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जब पार्टिसिपेट करने गई थी ट्रैवल फेयर में, तो वहां पर कौन सा हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया था? वो इनिशिएटिव था हमारा चलो इंडिया इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव क्या था? टूरिज्म प्रमोट करने के लिए चलो इंडिया, इंडिया भी घूम के देखो। ठीक है, चलो इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट, which two Indian cities were recently added to the global wetland cities list for integrating wetland preservation into their urban plans? तो आपने को पता है, जैसी वेटलैंड की बात करोगे तो रामसार वेटलैंड कन्वेंशन याद आ जाएगा, जो कि 1971 में चालू हुआ था रामसार ईरान में। तो वहां से जितने भी दुनिया में वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स मतलब जहां पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा रहता है, वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, इकोसिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा उसमें एक्सक्लूसिव या एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं जो कि सपोर्ट होती है वहां पर। तो बायोलॉजिकली बहुत डाइवर्स एरिया होता है या बहुत डाइवर्स स्पेसिफिकेशंस होते हैं किसके? वेटलैंड के। तो इन वेटलैंड्स को डिग्रेड होना एक आम बात हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से या पोल्यूशन की वजह से। तो रामसार में 1971 में कन्वेंशन हुआ कि वेटलैंड्स जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है उनको अपने को लिस्ट करना है और बचाना है। तो वहां पर अब क्या हुआ, ये वेटलैंड्स तो लिस्ट होते गए, जैसे इंडिया के पास भी वेटलैंड्स बढ़ते गए 90 प्लस हो गए। अभी ये बोले कि कौन सी सिटीज हैं जो वेटलैंड्स के लिए, जैसे जो वेटलैंड जिन जिन सिटीज में,
वहां पर वेटलैंड्स मान लो डिग्रेड हो रहे हैं, तो उन वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के लिए कौन सी सिटीज है जो अच्छा काम कर रही हैं, उन सिटीज को आपको एक्रेडिट या एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो इंडिया से पहली दो सिटीज हैं जो वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज, वो है इंदौर एंड उदयपुर। कौन कौन सी हैं? इंदौर एंड उदयपुर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, what is the name of the portal launched by SEBI for market infrastructure institutions to report technical glitches? तो SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेट करता है, उसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए टू रिपोर्ट टेक्निकल ग्लिचेस? तो वो जो उसने लॉन्च किया है वो है आई स्पॉट। क्या नाम है उसका? आई स्पॉट। तो सेबी ने क्या लॉन्च किया? पोर्टल आई स्पॉट, जो टेक्निकल ग्लिच मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को लेके वो इस पर रिपोर्ट हो सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 2025 बड़ा बवाल मचा था उस पर, उसके प्रेसिडेंट पे बहुत सारे एलिगेशन और ये सारे सब। तो कौन नए आदमी है जो इलेक्ट हुए हैं एज अ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नए? तो वो हैं बहादुर सिंह सागू। कौन है? बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट आप देखो, वेयर हैज द सीआरपीएफ एंटी नक्सल ऑपरेशंस कमांड हेडक्वार्टर शिफ्टेड? तो सीआरपीएफ का जो एंटी नक्सल है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस कमांड का हेडक्वार्टर है, वो अब कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? तो वो शिफ्ट कर दिया गया है रायपुर में। कोलकाता पे था पहले, अब कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है उसको? रायपुर में। देखो आप, द स्ट्रेटेजिक एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांड हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैज बीन शिफ्टेड बैक फ्रॉम कोलकाता टू रायपुर। ठीक है। नेक्स्ट, who was the chief guest at India's 76th Republic Day celebration in 2025? तो आपको पता है कि हम 26 जनवरी 1950 से रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं, तो अभी 76 रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ है। हर बार हम कोई ना कोई कंट्री के चीफ गेस्ट के हम इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और फिर उसके सामने पूरी पूरी परेड होती है। तो इस बार हमने प्रवोबो सुबांतियो को बुलाया था। तो वो कहाँ के प्रेसिडेंट है? वो है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। तो किसको बुलाया है? प्रवोबो सुबांतियो, जो कि प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज पार्टनर्ड विद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गपशप टू इंट्रोड्यूस अ वेब बेस्ड एआई वर्चुअल असिस्टेंट नेम्ड जागृति। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एआई वर्चुअल असिस्टेंट जागृति? तो जो एआई वर्चुअल असिस्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च करी है गपशप के साथ मिलकर, जागृति, उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस रिव्यू देना तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उसका मेन पर्पस है सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन, द माँ की रसोई इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली? तो माँ की रसोई इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? वो है उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। सो योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है माँ की रसोई इनिशिएटिव, जिसमें बेसिकली आपको फुल मील मिल जाएगी सिर्फ 9 रुपए में। तो जितने भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है प्रयागराज में, जो लोग खाने के लिए जिनको बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए इनिशिएटिव बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहेगा। ठीक है। 9 रुपए में आपको फुल मील मिल जाएगा। नेक्स्ट, द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। अब आपको पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? जो लोग हमारे इंडिया से बाहर चले गए हैं, जो अब बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करने के लिए, या उनको हम नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए हर साल हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी के आसपास पूरे हफ्ते या 3-4 दिन हम अलग अलग सिटीज में होस्ट करते हैं ये फेस्टिवल, ये दिवस, और लोगों को बुलाते हैं जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उनको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस है, जो इस बार ओडिशा में हेल्ड हुआ है फ्रॉम 8 जनवरी, व्हाट इज द थीम ऑफ द 18 प्रवासी भारतीय दिवस? तो इसकी थीम क्या थी इस बार? तो वो थी द डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत हमारा रोड मैप है 2047, तो हमारा जो डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस की। ठीक है। नेक्स्ट, which organization has developed the technology to produce paracetamol indigenously in India?
तो पैरासिटामोल का ड्रग या पैरासिटामोल ड्रग उसको इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो वो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसने डेवलप करी है टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पैरासिटामोल इंडिजिनियसली, और ये अनाउंस किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एट द 40th फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट, वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट where has the central government approved the establishment of a memorial dedicated to former president Pranab Mukherjee? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के लिए एक मेमोरियल डेडिकेट करने की बात करी, वो कहां पर है? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स या तीन मूर्ति भवन? तो वो है राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये मेमोरियल डेडिकेट किया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, in January 2025, India and Malaysia have agreed to deepen cooperation in which of the following areas? तो इंडिया और मलेशिया ने जनवरी 25 में कौन से एरियाज में अपने कॉपरेशन बढ़ाने की बात करी? वो है काउंटर टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन। काउंटर टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन पे इन्होंने बात करी है। ठीक है, साथ साथ में इन्होंने साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसकी भी बातचीत करी है। नेक्स्ट, which northeastern state is the first to distribute property cards under the center's village survey scheme स्वामित्व? तो कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने वो जो पहला बना जिसने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं अंडर सेंट्रल विलेज सर्वे स्कीम स्वामित्व? तो वो है मिजोरम। कौन है वो? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी है कि कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है, तो वो है 2025। 2025 में और भी थीम्स हैं, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड जस्टिस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक, ये भी थीम रखी है 2025 की अलॉन्ग विद ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इवन वर्ल्ड वाटर डे की थीम भी इस बार ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ही रही है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निकोलस मड्यूरो ये कौन से कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने? तो निकोलस मड्यूरो बने हैं वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट। वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट निकोलस मड्यूरो। नेक्स्ट, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 12th January in India to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanand, a spiritual leader and philosopher. तो in which year did Indian government declared celebrating National Youth Day? तो नेशनल यूथ डे हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को बनाते हैं, तो हमको ये कब से चालू किया मनाना या इंडियन गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया? तो वो है 1984 से। 1984 से डिक्लेयर किया था नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन? तो जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को। अजीत कुमार मोहंती को इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 15th January टू ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन आर्मी डे 2025? तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं हम हर साल, तो इस बार इंडियन आर्मी डे की थीम क्या थी? तो वो थी समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या थीम थी? समर्थ भारत सक्षम सेना। और 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम आर्मी डे? क्योंकि यही तारीख थी 1949 में जब जनरल करियप्पा ने टू टेक ओवर किया था एज इंडिया फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर। तो जो पहले ब्रिटिश के जनरल थे उनसे 1945 में, सॉरी 1949 में 15th January को जो है टेक ओवर किया था करियप्पा जी ने, जनरल करियप्पा ने। तो उसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल आर्मी डे या इंडियन आर्मी डे। और तभी से इस बार क्या रखी है हमने स्कीम, थीम, वो है समर्थ भारत
सक्षम सेना। नेक्स्ट, what is the name of the major military exercise conducted by Indian Army and the Indian Air Force to enhance operation capability of Indian Armed Forces? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने की कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर कौन सी एक्टिविटी या कौन सी एक्सरसाइज करी? तो उसका नाम है डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज, डेविल स्ट्राइक। इसमें क्या है, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज में ये एयरबॉर्न सोल्जर्स और ये सब मतलब आपस में कोलैबोरेट करके एक्टिविटी करेंगे, मॉक ड्रिल्स करेंगे, ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे, लॉजिस्टिक्स वगैरह को लेके, ट्रूप्स को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके भी ये एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट, विच ई कॉमर्स, ये बोल रहा है विच ई कॉमर्स जायंट हैज साइंड एन अग्रीमेंट टू एक्वायर फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप एक्सियो। तो कौन सी ई कॉमर्स जायंट ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू एक्वायर फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप एक्सियो? तो वो है अमेजॉन। किसने किया है? अमेजॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which act has been amended by the RBI to promote the cross border transaction in Indian rupees? तो इंडियन रुपीज में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो उसके लिए कौन सी एक्ट को अमेंड किया है आरबीआई ने? तो ऑब्वियसली क्योंकि फॉरेन ट्रांजेक्शन की बात है तो वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इनोवेशन कॉम्प्लेक्स थ्रू वर्चुअल मोड इन विच सिटी? तो कहां पर ये पहला कॉम्प्लेक्स खोला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? वो है मुंबई में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 27 बाय IMF? तो अगले 2 साल के लिए IMF ने क्या प्रोजेक्ट किया? इंडिया बोला है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा और इंडिया 2 साल के लिए ग्रो करेगा 6.5%, फास्टेस्ट जीडीपी ग्रो करेगी इंडिया की, ये बोला IMF ने, और 6.5% के हिसाब से ग्रो करेगी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द ओडिशा गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी है ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर खोलने के लिए? तो वो है ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक नेटवर्क, GFTN। किसने करी है पार्टनरशिप? GFTN, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक नेटवर्क ने, ठीक है। नेक्स्ट, Donald Trump has been sworn in as the 47th president of US. Who took oath as the vice president of United States? अब ये लड्डू है आपके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ किसने एज अ वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर किया है या शपथ ली है? तो वो सिंपल सी बात है, JD वांस। नेक्स्ट, व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से दुनिया में कॉफी प्रोड्यूसर के हिसाब से हम कौन से नंबर पर है? तो हम है 7th नंबर पर। कौन से नंबर पर है? 7th नंबर पर हम कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, टाइफून मिसाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो टाइफून मिसाइल सिस्टम किसने डेवलप किया है? वो डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। किसने डेवलप किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने टाइफून मिसाइल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट डिड द यूनाइटेड स्टेट्स डिसाइड टू विड्रॉ अंडर डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म एज प्रेसिडेंट? तो डोनाल्ड ट्रम्प जब आए अभी सेकंड टर्म एज प्रेसिडेंट आए तो यूएस ने अनाउंस किया कि भाई हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो वो एग्रीमेंट कौन सा है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि 2015 में आया था अंडर UNFCCC के COP नंबर 21, जिसने बोला है कि हमें इस सेंचुरी के खत्म होते होते जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है या ग्लोबल टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही राइज कराना है, ठीक है। तो वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस ने अनाउंस किया बाहर आ जाएगा। यूएस ने बोला यूनेस्को से भी बाहर आ जाएगा वो। तो यूएस जगह जगह से बाहर जा रहा है और जगह जगह से लोगों को बाहर भी निकाल रहा है, लाइक H1B वीजा। नेक्स्ट, which institution has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25 in the institutional category? तो जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड है, वो अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? बाय सुभाष, बाय इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो वो दिया गया है इनकॉइस को, इंडियन नेशनल सेंटर ऑन या फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको सिलेक्ट किया गया इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में, क्योंकि इसने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बढ़िया काम किया है। ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली जितने भी हमारे टेक्निकल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस या डिजास्टर अवेयरनेस को लेके एस्पेक्ट है वो संभालता है इनकॉइस, ठीक है।
कि सुनामी और इनके जो अलर्ट सिस्टम है ये सब डेवलप करता है इनको। नेक्स्ट, हु वॉन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो लॉन टेनिस होता है उसका ओपन या मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता था? वो जीता है जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट, विच इंडियन एस्ट्रोनॉट विल पायलट द एक्जियम 4 मिशन टू आईएसएस? तो अभी लड्डू है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको पता है 1998 में गया था। 5 एजेंसीज हैं उसमें, वो रिसर्च का काम करता है। हम भी भेजेंगे गगनयान जो स्पेस में जाएगा एज अ पहला क्रू मिशन फ्रॉम इसरो। तो वो डिले हो गया, बट देन अगेन हमने आईएसएस जो भेजा इंडिया से वो भेजा शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भार्गव अस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम? तो भार्गव अस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि एक साथ में 64 मिसाइल्स को लॉन्च करेगा, जो कि हमारा स्वॉर्म अटैक होता है, जो ड्रोन का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, उसको ये काउंटर करेगा। तो ये भार्गव अस्त्र बनाने वाला है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। कौन बनाएगा भार्गव अस्त्र? किसने बनाया? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, विच कैरेबियन कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीज्ड वायलेंस? तो वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, तो कौन सी कैरेबियन कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया था स्टेट इमरजेंसी? वो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग मल्टीलिंगुअल एक्सेस इन 11 लैंग्वेजेस एट महाकुंभ प्रयागराज 2025? तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो कि मल्टीलिंगुअल एक्सेस देगा, जो मदद करेगा ड्यूरिंग प्रयागराज का महाकुंभ में? तो वो है उसका नाम है भाषिनी। क्या नाम है उसका? भाषिनी। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट लीड्स इन कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया? अभी हमने देखा था कि हमारी कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला कि हम 7th हैं दुनिया में कॉफी प्रोड्यूस करने में। अब इंडिया में कौन है जो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है? तो वो आपको पता है, कर्नाटका है, सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। और जब आप टी की बात करोगे तो वो आसाम है जो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एलपीएससी? तो एक हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इसरो के अंडर जिसका नाम है लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर। ये एक्चुअली हमारे रॉकेट का प्रोपोर्शनल सिस्टम जो हमारा रॉकेट का प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जो रॉकेट मतलब जिस हिसाब से कंबशन करता है, जलता है, ये पूरा सब कुछ संभालता है एलपीएससी। तो एक इंपॉर्टेंट सेंटर, इसके डायरेक्टर कौन अभी अपॉइंट हुए थे? तो वो थे एम मोहन। कौन थे? एम मोहन। नेक्स्ट, what is the name of the indigenously developed pulse diagnostic tool that became India's first Ayurvedic medical device to get approval from CDSCO? तो आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस पहला है जिसको सीडीएसओ ने अप्रूव किया है पल्स डायग्नोस के लिए, उसका नाम है नाडी तरंगिनी। उसका नाम क्या है? नाड़ी तरंगिनी। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स? तो आपको पता है हमारे यहाँ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न के बाद जो सेकंड इन लाइन होता है वो होता है पद्मा अवार्ड। उसमें भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है। इन 3 कैटेगरीज में टोटल मिला के जो पद्मा अवार्ड इस बार मिले वो है 139। उसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 139 पद्मा अवार्ड्स फॉर 2025। ठीक है। और देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, under which mission is MIT collaborating with IITs for semiconductor skill development? तो कौन से मिशन के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है वो कोलैबोरेट कर रही है आईआईटीज के साथ सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट के लिए? सॉरी, कौन सी मिशन है, कौन से मिशन के अंदर हमारी माइटी जो है वो कोलैबोरेट कर रही है आईआईटीज के साथ सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट के लिए? तो वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सुना हुआ है हमने बहुत ज्यादा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है। इवन इंडिया ने बोला था कि हम पहला सेमीकंडक्टर बना लेंगे, ये इस बार की स्पीच में बोला था। ठीक है। इस बार की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू कनेक्ट इंडियन एजेंसीज विद इंटरपोल नेटवर्क? तो जो इंटरनेशनल पुलिस नेटवर्क है उसके साथ कोलैबोरेशन हो, उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने? तो वो पोर्टल का नाम है भारत पोल। क्या नाम है उसका? भारत पोल। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 26 जनवरी को। ठीक है। 26 जनवरी 2024 में ही पहली बार हमने ऑब्जर्व करना चालू किया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन ई वीजा सिस्टम फॉर इंडियन सिटीजन अलाउइंग देम टू अप्लाई ऑनलाइन?
तो कौन सी कंट्री ने ई वीजा सिस्टम बोला है हमारे भारतीयों के लिए कि आप भाई ई वीजा अलाउ कर लो या ऑनलाइन वीजा आप अप्लाई कर लो, है ना। कुछ जगह होता है ऑनलाइन वीजा अप्लाई, कुछ जगह होता है वीजा ऑन अराइवल, कुछ जगह हम बिल्कुल वीजा फ्री हैं, है ना, और कुछ जगह हमें वीजा लेना ही पड़ता है फिजिकल फॉर्म में। तो अभी किसने बोला है, इसराइल ने हमको बोला कि आप ई वीजा या ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हो। फिर बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर महाकुंभ 2025। तो अभी हमने देखा था भाषिनी, जो कि 11 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करेगा महाकुंभ में, है ना, इंटरफेस सपोर्ट करेगा 11 लैंग्वेजेस में। तो अभी कौन सा चैनल लॉन्च किया है, तो वो है कुंभवानी। क्या नाम नाम है उसका, कुंभवानी। नेक्स्ट, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन, ये कौन सी स्कीम के अंडर ऑर्गेनाइज हुआ है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन, तो वो है दिशा स्कीम। दिशा क्या है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस स्कीम। ये दिशा स्कीम के अंडर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन लॉन्च हुआ है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75 ईयर्स कंप्लीट होने को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, सो दैट्स इट। this was a quick discussion and with your participation for January's जी क्रैकर, जिसमें आपने 120 क्वेश्चन जनवरी के करंट अफेयर्स को लेके किए। तो अब आई होप कि यू आर इक्विप्ड फॉर जनवरी एज वेल, एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड फॉर योर कमेंट्स, एंड kudos to you those who participated and those who were there all the time, and thank you so much. Have a good day, have a great festival, and see you soon. Bye.